गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 काव्यखंड से पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ मैं कि जो न्यू सिलेबस अभी दिया हुआ है सी वेबसाइट पर, वहाँ पर 3rd चैप्टर को स्किप किया हुआ है। बट आप लोग सिलेबस में जाकर ध्यान से देखिएगा कि कुंवर नारायण जी का जो 3rd चैप्टर है उसका 2nd पार्ट को स्किप किया हुआ है, 1st पार्ट को स्किप नहीं किया गया है। तो इसको हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे सभी कि जो 3rd चैप्टर है कुंवर नारायण जी का 12th क्लास में, इसका 2nd पार्ट सिलेबस से स्किप किया गया है, रिड्यूस किया गया है। इसको 1st पार्ट को रिड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आज के हमारे कवि कौन होंगे? कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं इनकी: चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। प्रमुख पुरस्कार मिले हुए हैं इनको: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान। तो ये जो हैं हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये कवि के विषय में लिखा हुआ है कि गर्द से ढकी हुई पुरानी किताबें खोलने की बात में। तो यहाँ से जो दिया हुआ है बेटा, इसको आप लोग स्वयं इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। थोड़ा सा कवि के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कविता की तरफ। जो यहाँ पर दिया है इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट होता है कि कविता में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली कविता को स्किप किया हुआ है। दूसरी कविता बात सीधी थी, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि सिलेबस में इसको यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए हटा दिया गया। तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी पहली कविता के विषय में, जिसको एग्जाम में स्किप नहीं किया गया, जो एग्जाम में आने वाली है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने से, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने का आशय यह है, कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। यहाँ पर कवि अपनी इस कविता के माध्यम से, यहाँ पर देखिएगा, कविता के बहाने से कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया की उड़ान की जो एक सीमा होती है वो सीमित होती है कि चिड़िया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आसमान में ऊपर को उड़ सकती है, किंतु एक कविता की कोई सीमा नहीं होती। वो कितना ऊंचाई तक जाएगी। ऊंचाई से मेरा मतलब कि कविता ऐसे आकाश में नहीं उड़ेगी। काल्पनिक जो होती है कि कविता हम कल्पना करते हैं, कविता कल्पना करके मन में जो कल्पनाएं आती हैं, उसके लिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि फूल खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। जो फूल खिलता है उसकी जो परिणति निश्चित होती है कि एक फूल एक लिमिट तक खिल सकता है, उसकी सीमा होती है कि वो इतना मोटा होगा, छोटा होगा, पतला होगा। किंतु कविता के जो फूल होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो एक असीम होती है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। जिस प्रकार बच्चे के सपने असीम होते हैं, उसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती, ठीक उसी प्रकार कविता की जो उड़ान होती है काल्पनिक, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो भी असीम होती है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं उसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी शब्दों का ही खेल होता है। शब्द वहां पर कितने ही लगाए जा सकते हैं, और शब्द के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र होते हैं कि कवि अपनी कविता में अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को, सभी शब्दों को लेकर वो प्रकट करता है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट कविता के विषय में दिया हुआ है कि कविता जो है असीम होती है, उसकी कोई सीमा यहाँ पर नहीं होती है।
तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविता के विषय में कि कवि ने यहाँ पर कविता की सीमाओं को किस प्रकार दिखाया गया है, जो उसकी असीम सीमाएं होती हैं जिसको हम जो है बांध नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर हम लोग आज का हमारा, जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कविता के बहाने से। यहाँ पर हमारी आज की कविता कौन सी होगी? कविता के बहाने से। देखा स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि आप, यहाँ पर चिड़िया दिखाई गई हैं, ये चिड़ियाएँ हैं, ये फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। तो आइए कविता स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। कवि ने इस कविता में कविता की महत्ता के विषय में बताया है। कवि कहते हैं जितना ऊंचा एक कविता उड़ सकती है उतनी ऊंचाई पर चिड़िया नहीं उड़ सकती है। तो हम सब यही इस कविता में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि जितना ऊंचा कविता उड़ सकती है उतना ऊंचा यहाँ पर चिड़िया नहीं उड़ सकती है, क्योंकि जो चिड़िया होती है उसकी एक सीमा होती है, वो ससीम होती है, एक लिमिटेड में उड़ सकती है। वो पूरे आकाश के ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई पर जा सकती है, किंतु एक कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। कविता असीम होती है और चिड़िया ससीम होती है, मतलब कि इसकी सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए हम कविता स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कविता उड़ती है चिड़िया की तरह, लेकिन चिड़िया नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कितनी ऊंची होती है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कविता उड़ती है, कि कविता एक उड़ान है। कविता क्या करती है? कविता उड़ती है किसकी तरह? चिड़िया की तरह। कविता उड़ती है चिड़िया की तरह, लेकिन चिड़िया नहीं जान सकती कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। तो नेक्स्ट लाइन में कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कविता की जो उड़ान है उसकी ऊंचाई को चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान होती है वह सीमित होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है, वो कितना ही उड़ सकती है। लेकिन जो चिड़िया की जो उड़ान होती है वो क्या होती है? वो सीमित होती है, वो एक लिमिट तक ही आसमान में उड़ सकती है। लेकिन कविता की उड़ान असीम है, अर्थात सीमित नहीं होती है। उसकी ऊंचाई इतनी होती है कि उसको गिना ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए चिड़िया कविता की ऊंचाई को नहीं जान सकती है। तो यहाँ पर इन 2 लाइनों में यही बताया गया है कि कविता की जो उड़ान होती है वो क्या होती है? वो असीमित होती है, वो कितना ही ऊपर जा सकती है। लेकिन चिड़िया जो उड़ती है वो एक सीमा तक ही उड़ पाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की जो उड़ान है, कविता कितना ऊपर उड़ सकती है, उसकी उड़ान को एक चिड़िया नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो होती है वो सीमित होती है, और जबकि कविता की जो ऊंचाई होती है, उसकी जो उड़ान होती है वो जो है क्या होती है? वो असीमित होती है, उसको हम लोग नापा नहीं जा सकता है। इसलिए चिड़िया कविता की ऊंचाई को कभी नहीं जान सकती कि वो कितना ऊपर जा सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कभी आगे कहते हैं कि कभी चिड़िया क्या करती है? बाहर होती है, तो कभी भीतर होती है, तो कभी इस घर तो कभी उस घर। जिस प्रकार से चिड़िया कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी इस घर तो कभी उस घर, ठीक उसी प्रकार से कविता भी कभी इस घर से तो कभी उस घर अपनी उड़ान भरती ही रहती है। जिस प्रकार चिड़िया कभी बाहर कभी अंदर, कभी इस घर तो कभी उस घर, ठीक उसी प्रकार कविता भी कभी बाहर कभी अंदर, कभी इस घर तो कभी उस घर उड़ती ही रहती है और अपनी उड़ान को भरती ही रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि कविता के पंख लगे होते हैं। कविता के क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। किसके माने? जिस तरह चिड़िया के लगे होते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या बताते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया के पंख लगे होते हैं उड़ने के लिए, उसी प्रकार किसके पंख लगे हुए हैं? यहाँ पर कविता के पंख लगे हुए हैं उड़ने के लिए, अर्थात कविता के पंख लग जाते हैं उड़ जाने के लिए। कविता के पंख कैसे होते हैं? कविता के चिड़िया के पंख तो हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, किंतु कविता के पंख कैसे होते हैं? कविता के पंख होते हैं यहाँ पर
काल्पनिक पंख यहाँ पर होते हैं कविता के। काल्पनिक यानी कल्पना के पंख होते हैं, इतनी ऊंचाई तक जाते हैं कि उसको चिड़िया क्या जाने, चिड़िया उसको नहीं जान सकती है कि कविता के पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उस बात को चिड़िया नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया जो उड़ान भरती है, चिड़िया जो क्या करती है, चिड़िया जो उड़ान भरती है वो तो ससीम होती है। ससीम मैं बता चुकी हूँ आपको, इसकी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। किंतु कविता की जो सीमा होती है वो असीम होती है, उसको नापा नहीं जा सकता है। अर्थात वैसे तो सीमित होती है चिड़िया की उड़ान, किंतु कविता की जो उड़ान होती है वो सीमित नहीं होती है, वो असीम होती है, उसको नापा नहीं जा सकता है। लेकिन जब कविता के पंख लग जाते हैं या पंख लगते हैं तो वो चिड़िया नहीं जान सकती कि वह कितना ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने सिर्फ यही बताया है कि जिस प्रकार एक चिड़िया के पंख होते हैं और वह ऊपर को उड़ान भरती है, किंतु उसकी एक उड़ान एक सीमा में होती है, ससीम होती है, किंतु एक कविता की उड़ान जो होती है वो असीम होती है, उसको नापा नहीं जा सकता। किंतु यह चिड़िया नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान भला कितनी ऊंची होगी। कविता की उड़ान किस प्रकार होगी, काल्पनिक होगी, क्योंकि उसके जो पंख लगे हुए हैं वो पंख किस प्रकार के लगे हुए हैं, उसके पंख वो काल्पनिक लगे हुए हैं। तो आई होप यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका अभी एक नेक्स्ट, अभी हम 2 पैराग्राफ और पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके।